दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट के मारे गए चंपावत के आदमखोर की, जिसका ये तीसरा पार्ट है। आपने लास्ट पार्ट में सुना कि जिम कॉर्बेट उस लास्ट मारी गई स्त्री के कुछ अवशेष लेकर वापस आ गए थे ताकि उस महिला का दाह संस्कार हो सके। दोस्तों, आगे जिम कॉर्बेट बताते हैं कि चाय पीकर मैं एक अन्य जगह देखने गया जहां पर उस आदमखोर ने अपना शिकार किया था। यह जगह सार्वजनिक मार्ग द्वारा मुख्य गांव से अलग हो गई कुछ एकड़ जमीन थी। जमीन के मालिक ने सड़क से थोड़ी ऊंचाई पर पहाड़ी में इस जगह अपनी झोपड़ी बनाई थी। इस आदमी की पत्नी दो बच्चों की माँ थी, एक लड़का और एक लड़की, जिनकी उम्र लगभग 4 साल और 6 साल की थी। माँ छोटी थी और उसके साथ उसकी बड़ी बहन भी रहती थी। दोनों बहनें एक दिन झोपड़ी से ऊपर की पहाड़ी पर घास काट रही थी कि अचानक टाइग्रेस आई और एक बहन को उठा ले गई। लगभग 100 गज तक छोटी बहन को छुड़ाने और उसके बदले उसे उठा ले जाने को शेरनी के पीछे भागी। साहस भरा यह अविश्वसनीय कार्य मुख्य गांव के लोगों ने देखा था। मृत महिला को लगभग 100 गज तक ले जाकर शेरनी ने उसे नीचे रख दिया और पीछा करने वाली की तरफ पलटी। भयंकर गर्जना करते हुए वह उस वीर स्त्री पर झपटी जो पीछे पलटकर पहाड़ी पार्श्व के साथ साथ नीचे की तरफ सड़क पार करती मुख्य गांव की तरफ भागी। उसका उद्देश्य सिर्फ एक था कि गांव के लोगों को खबर देनी थी, जिसे उसे बिना उसे पता हुए उन्होंने पहले ही देख लिया था। गांव के लोग पहले ही ये देख लिए थे कि उस स्त्री को वो टाइग्रेस किस प्रकार से ले जा रही थी। इस स्त्री का अस्पष्ट कोलाहल उस समय सांस फूल जाने, भय और उत्तेजना के कारण समझा गया। और जब बचाव टोली, जो उसे उसी समय तुरंत चल दी थी, विफल होकर वापस लौट कर आई, तो पता चला कि उसकी बोलने की शक्ति ही चली गई है। यह कहानी मुझे गांव में सुनने को मिली और जब मैं मार्ग से पहाड़ी पर चढ़कर उस 2 कमरे वाले घर पर पहुंचा जहां वह स्त्री कपड़े धोकर सुखा रही थी, तो उसे गूंगी बने हुए लगभग 12 महीने बीत चुके थे। आंखों में एक तनाव दिखाई पड़ने के अलावा यह गूंगी स्त्री बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रही थी। और जब मैं रुककर उसे यह बताने लगा कि मैं उस शेरनी को मारने का प्रयास करने आया हूँ जिसने उसकी बहन को मार डाला था, तो उसने दोनों हाथ जोड़ झुककर मेरे चरणों को प्रणाम किया, जिससे मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई अभागा या मक्कार आदमी हूँ। यह तो सच था कि मैं उस नरभक्षी को मारने का इरादा बनाकर वहां आया था, परंतु ऐसे जानवर को मारना जिसके बारे में मशहूर था कि वह एक ही जगह पर दोबारा शिकार नहीं करती है, मारी गई लाश पर कभी भी वापस नहीं आती, और जिसका कार्य क्षेत्र कई 100 वर्ग मील में फैला हुआ था, एक ऐसा उद्देश्य था जिसे पूरा कर पाने की संभावना उतनी ही कम थी जितना भूसे के 2 बड़े ढेरों में किसी सुई को ढूंढ निकालने की। मैंने योजनाएं तो नैनीताल में रहते हुए ही ढेरों बना चुका था। एक तो वही जिस पर मैं अमल करके भी देख चुका था, और जिसे कोई भी क्यों न कहता, मैं उसे दोबारा करने देखने के लिए हरगिज तैयार न होता। और अन्य योजनाएं अब जब मैं उस जगह आ पहुंचा था उतनी ही अनाकर्षक या बेकार लग रही थी। फिर वहां ऐसा कोई नहीं था जिससे मैं राय मान सकता, क्योंकि ये पहला नरभक्षी था जिसका कुमाऊं में पता चला था। यह सब होने पर भी कुछ न कुछ तो करना ही था। इसलिए अगले दिन सूरज निकलने से सूरज छिपने तक मैं जंगल में घूम घूम कर मीलों चलकर उस स्थान को देखने में लगा रहा जहां गांव के लोगों ने मुझे बताया था कि शेरनी को वहां देखा गया है। दोस्तों, जिम कॉर्बेट थोड़ी देर के लिए कहानी रोकते हैं और थोड़ी कुछ बात बताना चाहते हैं यहाँ पर। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि एक अफवाह है जिसका वो प्रतिवाद करना चाहते हैं, जो कि पूरे पर्वतीय प्रदेश में फैली हुई है। इस मौके पर और इसके बाद कई और मौकों पर कि अगर किसी महिला की साड़ी पहनकर बैठा जाए तो नरभक्षी अपनी तरफ आकर्षित हो सकता है। जिम कॉर्बेट आगे बोलते हैं कि कई बार और इस मौके पर भी और इसके बाद कई और मौकों पर मैंने पहाड़ी स्त्री की पोशाक पहनी थी और जंगल में जाकर नरभक्षी को अपनी तरफ आकर्षित किया था और उसे दर्राती या कुल्हाड़ी से मारा था। पोशाक बदलने के इस मामले में मैंने इतना भर किया कि साड़ी मांगकर अपने शरीर पर लपेट ली या पेड़ों पर चढ़कर पत्तियां काटने लगा, और कभी भी यह चालबाजी किसी काम नहीं आई। हालांकि 2 मौके ऐसे जरूर आए जिनका मुझे पता है कि नरभक्षी उस पेड़ के आसपास छिपे छिपे मंडराते रहे जिस पर मैं चढ़ा हुआ था। एक बार तो चट्टान के पीछे छिपकर और दूसरी बार एक गिरे हुए पेड़ की आड़ में, जिससे मुझे गोली चलाकर उसे मारने का कोई मौका नहीं मिल पाया था। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ते हैं
जिम कॉर्बेट कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शेरनी को यह जगह छोड़कर कहीं और चली गई है। इसलिए मैंने तय किया कि पार्टी के पूर्व लगभग 15 मील दूर चंपावत चला जाऊं। गांव वाले जरूर इससे दुखी हुए। जल्दी चलकर मैंने धूना घाट में नाश्ता किया और दिन छिपते छिपते यात्रा पूरी कर चंपावत पहुंच गया था। इस क्षेत्र की सड़कें बहुत असुरक्षित मानी जाती थी और एक गांव से दूसरे गांव या बाजार जाते समय लोग टोली बनाकर ही चलते थे। धूना घाट छोड़ते समय मेरी 8 आदमियों की टोली में सड़क किनारे बसे गांव के लोग और सम्मिलित हो गए और चंपावत पहुंचने पर हम लोग 30 हो गए थे। कुछ लोग जो हमारे साथ आकर मिले, उनकी टोली 20 जनों की थी। वे 2 महीने पहले भी चंपावत आ चुके थे। उन्होंने मुझे यह बहुत दर्द भरी कहानी सुनाई थी। दोस्तों, आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है कि चंपावत के इस भाग में सड़क कुछ मील तक पहाड़ी के दक्षिणी पार्श्व के साथ साथ उसके समानांतर और लगभग 50 गज तक घाटी के ऊपर होकर जाती है। 2 महीने पहले हमारे लोगों की यह 20 जनों की टोली चंपावत के बाजार की ओर जा रही थी और लगभग दिन दोपहर जब हम इस सड़क पर चल रहे थे तो हम लोग घाटी के नीचे से आते आदमियों की दुख भरी चीख पुकार सुनकर हक्के बक्के रह गए, क्योंकि आवाजें निरंतर पास आती जा रही थी। और देखते क्या है कि सामने से एक टाइगर एक नग्न स्त्री को उठाए लिए जा रहा है। उस स्त्री के केस टाइगर के एक तरफ जमीन पर घिसट रहे हैं और उसके पैर दूसरी तरफ लटके हुए हैं। शेर ने उसकी कमर बीच से पकड़ रखी थी। वह स्त्री छाती पीट पीट कर कभी भगवान को तो कभी मानवों को सहायता देने के लिए पुकार रही थी। हम लोगों से 50 गज की दूरी पर साफ साफ दिखाई पड़ते हुए शेर अपना शिकार लिए हुए गुजर रहा था। और जब चीख पुकार दूर से आनी बंद हो गई तो हम लोग अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। दोस्तों, ये कहानी सुनाई गई थी जिम कॉर्बेट को वहां उपस्थित लोगों के द्वारा जो उनकी टोली में थे। और फिर जिम कॉर्बेट ने उनसे पूछा कि तुम लोग तो 20 थे, फिर भी कुछ किया नहीं? तो उन लोगों ने जवाब दिया कि नहीं साहब, कुछ नहीं किया। हम लोग डर गए थे और डरा हुआ आदमी कर भी क्या सकता है। और फिर यदि हम उस औरत को बचा भी लेते और शेर नाराज होकर हम लोगों पर कोई मुसीबत भी न लाता तो उससे उस स्त्री को क्या लाभ होता? वह तो रक्त से सराबोर थी और अपने जख्मों के कारण जरूर ही मर जाती। बाद में जिम कॉर्बेट कहते हैं कि मुझे पता चला कि मारी गई यह स्त्री चंपावत के पास के एक गांव की थी और शेर उसे तब उठा ले गया था जब वह जंगल में सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने गई थी। उसकी साथियों ने भागकर गांव में वापस आकर शोर मचाया था। बचाव टोली जाने को तैयार हो ही रही थी, तभी ये 20 डरे हुए लोग गांव में आ पहुंचे और इन लोगों को पता था कि मारी गई स्त्री को लेकर शेर किस तरफ गया है। इसलिए आगे की कहानी अब इन्हीं की जुबानी सुनना ठीक रहेगा। दोस्तों, ये कहानी फिर से वो लोग जिम कॉर्बेट को बता रहे हैं जिन्होंने उस स्त्री को, उस टाइग्रेस को ले जाते हुए देखा था। कुछ इस प्रकार है कहानी कि स्त्री को बचाने के लिए जाते समय हम लोग 50 या 60 थे। टोली में कुछ लोगों के पास बंदूकें भी थी। जहां उस स्त्री द्वारा इकट्ठी की गई लकड़ियां पड़ी थी और शेर ने उस स्त्री को उठा लिया था, उससे एक फरलांग चलकर हमें उसके फटे हुए कपड़े मिले। इसको देखने के बाद लोग ढोल पीटने और गोलियां दागने लगे और ऐसा करते हुए कुछ 1 मील से कुछ ज्यादा चलकर घाटी के मस्तक पर पहुंचे, जहां हमें वह स्त्री पड़ी मिली और वह लकड़ी से कुछ ही बड़ी थी और चट्टान की बड़ी शिला पर एकदम मरी हुई पड़ी थी। रक्त को चाटकर शरीर स्वच्छ करने के अतिरिक्त शेर ने उसको छुआ तक नहीं था। कोई भी स्त्री हमारे साथ नहीं थी, इसलिए दिए गए धोती के टुकड़े के द्वारा उसका शरीर लपेटते समय हमने मुंह पीछे मोड़ लिया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह स्त्री पीठ के बल सोई है और छुए जाने पर लाज से उठकर खड़ी हो जाएगी। अच्छी तरह बंद हुए किवाड़ों के पीछे घरों में बैठकर पूरी रात पहरों पर ऐसे अनुभवों को सुना सुना कर बताने पर यह कोई अचरज की बात नहीं है। नरभक्षी द्वारा आतंकित क्षेत्र में वर्ष दर वर्ष निरंतर रहते रहते वहां के लोगों का चरित्र और दृष्टिकोण भी बदल जाता है और बाहर से आने वाले व्यक्ति को इस व्यक्ति का एहसास होना चाहिए कि वह नग्न वास्तविकताओं और दांत व पंजों की नियमावली दुनिया में प्रविष्ट हुआ है, जिसने खांडे जैसे दांतों वाले शेर के राज्य में कभी मनुष्य को गुफाओं में आश्रय लेने के लिए विवश कर दिया था। उन विगत दिनों में मैं चंपावत में जवान और अनुभवहीन था, फिर भी उस आतंक भरे प्रदेश में कुछ दिन तक रहने पर यह बात मेरी समझ में भली भांति आ गई थी कि किसी नरभक्षी की छाया में रहने और जीवन बिताने से अधिक भयप्रद दूसरी कोई चीज नहीं होती।
और मेरी यह समझ 32 वर्ष बाद मिले हुए अनुभवों से निरंतर पुष्ट होती चली गई है। दोस्तों, आगे की जिम कॉर्बेट कहानी बताते हैं कुछ ऐसे कि चंपावत का एक तहसीलदार था जिसका परिचय पत्र मेरे पास था। रात को डाक बंगले में मेरे से मिलने आया जहां मैं रुका था। उसने मुझे सलाह दिया कि मुझे यहाँ से कुछ मील दूर दूसरे बंगले में चले जाना चाहिए जो उस जगह के नज़दीक है जहां उस टाइग्रेस ने बहुत सारे लोगों का शिकार किया है। सुबह के अगले दिन तहसीलदार को साथ लेकर मैं उस बंगले में जाने के लिए तैयार हुआ और जब बरामदे में नाश्ता कर ही रहा था तो दो आदमी यह खबर लेकर आए कि लगभग 10 मील दूर बसे एक गांव में टाइग्रेस ने एक गाय को मार दिया है। तहसीलदार चंपावत में किसी जरूरी काम करने की बात बोलकर चला गया और मैं उसको देखता रहा। जाते जाते उसने मुझसे कहा कि शाम को बंगले में वापस आ जाएगा और रात्र में मेरे पास ही रहेगा। मेरे मार्गदर्शक अच्छा चलने वाले थे। क्योंकि अधिकांश रास्ता उतार का था, इसलिए 10 मील हमने रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया। गांव में जाते ही मुझे एक गौशाला में ले जाया गया, जहां लगभग एक सप्ताह से तेंदुए द्वारा मारा गया एक बछड़ा पड़ा था और थोड़ा सा खा लिया गया था। तेंदुओं को मारने का समय और इच्छा दोनों ही ना रहने के कारण मैंने अपने मार्गदर्शक को कुछ इनाम दिया और वापस बंगले में लौट आया। वहां जाकर देखा कि तहसीलदार अभी तक नहीं आया था और चूंकि दिन का अभी 1 घंटे से अधिक समय बचा था, मैं बंगले के चौकीदार को साथ लेकर वह जगह देखने गया जहां मुझे बताया था कि शेर पानी पीने आता है। मैंने देखा कि वह स्थान एक झरने का शीर्ष स्थल है जिससे बगीचे में सिंचाई करने का नल पहुंचता है। झरने के चौतरफा मुलायम मिट्टी में कई दिनों पुराने शेरों के पगचिन्ह बने हुए थे, परंतु ये चिन्ह उस शेर के पग चिन्हों से बिल्कुल भिन्न थे जिन्हें मैंने उस खड्डे में देखा था और सावधानी से जांचा था जिसमें पाती गांव की वो महिला मारी गई थी। दोस्तों, अब जिम कॉर्बेट वापस बंगले में आ गए और देखा कि तहसीलदार आ गया है और बरामदे में बैठकर अपने दिन भर का अनुभव उन्होंने तहसीलदार को बताया और जिम कॉर्बेट ने इस बात का खेद प्रकट करते हुए कि व्यर्थ ही मुझे इतनी दूर तक जाना पड़ा। वह तहसीलदार यह कहते हुए खड़ा हो गया कि उसे काफी दूर जाना है और उसे तत्काल चले जाना चाहिए। उसकी घोषणा से मुझे काफी आश्चर्य हुआ क्योंकि उस दिन 2 बार उसने मुझसे कहा था कि रात को वह मेरे साथ ही रुकेगा। मेरी चिंता रात को उसकी मेरे साथ ठहरने को लेकर नहीं थी, वास्तव में वह उस जोखिम को लेकर थी जो वह उठा रहा था। परंतु मेरे सभी तर्क उसने अनसुने कर दिए और अंधेरी रात में केवल एक आदमी को लेकर वह बरामदे से निकल गया। उस आदमी के हाथ में एक धुआंती लालटेन थी जिसमें से मामूली सी रोशनी निकल रही थी। उन्हें इस स्थान में 4 मील की यात्रा करनी थी जहां दिन में लोग बड़ी बड़ी टोलियां बनाकर चलते थे। अपना टोपा उतारकर मैंने उस वीर पुरुष का अभिनंदन किया। जब वह मेरी दृष्टि से ओझल हो गया तो मैं मुड़ा और बंगले में वापस लौट आया। दोस्तों, आगे जिम कॉर्बेट कहते हैं कि जहां मैं रुका हुआ था जिस बंगले में, उस बंगले की भी एक अलग कहानी है। थोड़ा सा शायद जिम कॉर्बेट को कोई हॉरिबल एक्सपीरियंस हुआ था, कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का, कुछ अलग शक्तियों का कुछ एक्सपीरियंस किया था उन्होंने, जिसका उल्लेख इस कहानी में तो नहीं मिलता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि ऐसी कहानियाँ इस तरह से वाइल्ड लाइफ की कहानियों से मेल नहीं खाती हैं, इसलिए यहाँ उसको वो नहीं बताएंगे। आगे जाकर किसी और कहानी में कभी और वो जरूर बताएंगे। दोस्तों, वो कहानी भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। पहले ये चंपावत का आदमखोर चारों पार्ट खत्म हो जाने के बाद, एंडिंग करने के बाद, वो कहानी जरूर आपके लिए लेके आऊँगा। आगे बढ़ते हैं कहानी में। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि अगली सुबह फलों के बगीचे और चाय बागान घूमने और झरने पर जाकर नहाने के बाद दोपहर के समय लगभग तहसीलदार चंपावत से सुरक्षित लौट आया, जिसको देखकर मुझे बहुत राहत मिली। नीचे की ओर ढलती लंबी पहाड़ी की ओर दृष्टि किए, जिस पर दूर तक गांव बसा था, खड़ा होकर उनसे बातें कर रहा था। पूरा गांव खेतों से घुरा हुआ था। तब मैंने गांव के एक आदमी को बाहर निकलते और अपनी ओर पहाड़ी पर चढ़कर आते देखा। ज्यों ज्यों वह आदमी पास आता गया, मैंने देखा कि कभी वह दौड़ता तो कभी चलने लगता और यह बिल्कुल साफ पता चल रहा था कि वह कोई महत्वपूर्ण खबर लेकर आ रहा है। तहसीलदार से यह बोलकर कि बस 2-4 मिनट में वापस आऊंगा, मैं पहाड़ी पर नीचे की ओर दौड़ पड़ा और जब उस आदमी ने मुझे आते हुए देखा तो वह सुस्ताने बैठ गया। जब मैं उसके इतने पास पहुंच गया कि उसकी आवाज मुझे सुनाई पड़ जाए तो वह चिल्लाया, जल्दी आइए साहब, नरभक्षी ने अभी अभी एक लड़की को मार दिया है। मैंने उत्तर में उसे कहा,
वहीं चुपचाप बैठे रहो और मुड़कर बंगले की तरफ दौड़ा। राइफल और कुछ कारतूस लेते लेते मैंने यह खबर तहसीलदार को भी बता दी और उसे कहा कि मेरे पीछे पीछे गांव में चलो। वह आदमी जो मेरे पास चल कर आया था वह अत्यधिक परेशान हो गया था, क्योंकि उसकी दो टांगें और मुंह दोनों एक साथ काम नहीं कर पा रहे थे। जैसे ही उसने मुंह खोला, मुर्दे की तरह नीचे गिर पड़ा। जब वह दौड़ने लगा तो उसका मुंह बंद हो गया, इसलिए उसे मुंह बंद रखो और रास्ता दिखाओ कहकर हम चुपचाप पहाड़ी से नीचे की तरफ भागते चले गए। उत्तेजित पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की भीड़ गांव में हमारा इंतजार कर रही थी। जैसा ऐसे अवसरों पर आमतौर पर होता है, सभी ने एक साथ बातें बताना शुरू कर दिया। एक आदमी गर्व से यह चटर-पटर बंद कराने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे एक तरफ लेकर गया और कहा, मुझे सब कुछ बताओ कि कब क्या हुआ। गांव से लगभग 1 फरलांग की दूरी पर हल्के ढलान पर खड़े कुछ बिखरे हुए बांज वृक्षों की ओर संकेत करते हुए उसने बताया कि कोई 1 दर्जन लोग इस वृक्षों के नीचे सूखी लकड़ियां इकट्ठा करने रहे थे। शेर अचानक से आया और उनमें से एक 16 साल की लड़की को पकड़ कर ले गया। टोली के बाकी लोग गांव की तरफ वापस भागे और जैसा कि पता ही था कि मैं बंगले में ठहरा हुआ हूं, तुरंत एक आदमी मुझे खबर देने के लिए रवाना कर दिया गया था। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि मैं जिस आदमी से बात कर रहा था उसकी पत्नी भी उस टोली में थी और उसने एक पहाड़ी के स्कंध पर खड़े उस वृक्ष की ओर संकेत करते हुए मुझे दिखाया जहां शेर ने उस लड़की को पकड़ा था। टोली में से किसी ने पलटकर यह नहीं देखा था कि शेर अपना शिकार उठा कर ले जा रहा है या नहीं, और यदि ले जा रहा है तो वह किस दिशा में लेकर गया है। भीड़ को यही समझाकर कि वो कोलाहल ना करें और मेरे वापस आने तक गांव में ऐसे ही बने रहें, मैं उस वृक्ष की दिशा में आगे की ओर बढ़ा। यह भूमि अच्छी तरह खुली हुई थी और यह समझना मुश्किल था कि शेर जितने बड़े आकार का कोई जानवर बिना किसी को दिखाई दिए 12 लोगों के पास पहुंच जाए और उसके आने की किसी को भनक भी न लगे, जब तक कि दम घुटने के कारण उस लड़की की आवाज से उनका ध्यान उसकी ओर आकर्षित न हो गया हो। लड़की को जहां शेर ने मारा था उस जगह रक्त का स्राव इतना बढ़ गया था, वो पूरा निशान बन गया था जमीन पे, और उसके पास ही इसी चमकीले लाल स्राव से भिन्न चमकीली गीली गुड़ियों का टूटा हुआ माला पड़ा था जो उस लड़की ने पहले पहनी थी। इस जगह से पहाड़ी का स्कंध चक्कर लगाता और रास्ता ऊपर की ओर जाता था। शेरनी शेरनी द्वारा अपनाया गया रास्ता स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इसके एक तरफ रक्त के बड़े बड़े धब्बे पड़े थे जिधर लड़की का सिर लटका हुआ था, दूसरी तरफ उसके पैरों के घिसटते जाने की लीक बनी हुई थी। आधा मील ऊपर पहाड़ी पर चढ़ने पर मुझे उस लड़की की साड़ी और पहाड़ी के मत्थे पर उसकी चोली पड़ी मिली। एक बार फिर शेरनी बिना किसी कपड़े पहने स्त्री को लेकर जा रही थी, परंतु इस बार दयापूर्वक। इस बार उसका बोझ मृत स्त्री का था, मतलब कि वो लेडी मर चुकी थी तब वह शेरनी ले जा रही थी, ना कि जिंदा लेडी को उठा कर ले जा रही थी। दोस्तों, आगे जिम कॉर्बेट कहते हैं कि पहाड़ी के मस्तक पर यह मार्ग एकदम कटीले आड़ू की झाड़ी के बीच से होकर गुजरता था, जिसके कांटों में लड़की के चमकीले काले बालों के कुछ गुच्छे उलझ कर फंस गए थे। इससे आगे बिच्छू बूट की क्यारी थी जिसमें से होकर शेरनी आगे गई थी। मैं इस अड़चन से निकलने का रास्ता ढूंढ ही रहा था कि मुझे अपने पीछे किसी की पदचाप सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो राइफल लिए एक आदमी मेरी ही तरफ आ रहा था। मैंने पूछा कि मेरे पीछे पीछे क्यों आए हो। जब मैंने गांव में सभी को कह दिया था कि गांव छोड़कर कोई कहीं न जाए, उसने मुझे बताया कि तहसीलदार ने मुझे आपके साथ जाने का आदेश दिया है और हुक्म उर्दूली करने के उसे डर लगता है। उसे तहसीलदार का हुक्म मानना ही मानना था। वो तहसीलदार का हुक्म मना नहीं कर सकता था। वह उस हुक्म को पूरा करने पर तुला हुआ था। मुझे लगा इसलिए उससे बहस करना मूल्यवान समय की बर्बादी ही होगी। इसलिए मैंने उसे अपने भारी बूट उतार देने के लिए कहा जिसको वह पहने हुए था, और जब उसने झाड़ी में उन्हें छिपा दिया तो मैंने उसे बिल्कुल पास पास रहने और पीछे की तरफ पूरी चौकसी रखने के लिए सलाह दी। मैं बहुत ही पतला जुर्राब निक्कर और रबर के तले वाले जूते पहने हुए था। क्योंकि बिच्छू बूटी से बचकर जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा था, इसलिए शेरनी की तरह उसमें से होकर ही आगे बढ़ा, जिसमें मुझे बहुत तकलीफ हुई। बिच्छू बूटी के बाद रक्त की लीक बाईं तरफ मुड़ गई थी
और सीधी बहुत खड़ी चढ़ाई वाली चट्टान पर दिखाई पड़ी, जिस पर घनी और श्रृंगाल बांस लगा हुआ था। उससे नीचे 100 गज चलकर रक्त की लीक सकरे और बहुत ढलवा जलमार्ग में पहुंच रही थी, जिसके नीचे शेरनी बहुत कठिनता से ही गई होगी। जैसा कि उससे उखड़े पत्थरों और मिट्टी से दिखाई दे रहा था, इस जलमार्ग के किनारे मैं 5 या 600 गज चल सकता था। जितना हम आगे चल रहे थे, मेरा साथी उतना ही ज्यादा परेशान हो रहा था। दर्जनों बार उसने मेरी हाथ पकड़कर आंसुओं से भरी आवाज में मेरे कान में फुसफुसाया कि मुझे इधर या उधर या पीछे की तरफ ही शेर की आवाज सुनाई दे रही है। पहाड़ी से लगभग आधे तक उतरने पर हम लगभग 30 फुट ऊंचे बड़े चट्टानी शिखर पर जा पहुंचे, और चूंकि उस व्यक्ति को अब तक नरभक्षी शिकार का उतना काफी आनंद हो चुका था जितना वह सह सकता था, मैंने उसे चट्टान पर चढ़ जाने और वापस आने तक उसी जगह पर टिके रहने का आदेश दिया। वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। दोस्तों, आगे जिम कॉर्बेट कहते हैं, वो खुश होकर उस जगह पर चढ़ गया, और जब वह शिखर पर पहुंचा और वहां से संकेत किया कि मैं एकदम ठीक हूं, फिर मैं नीचे जलमार्ग के सहारे आगे बढ़ने लगा, जो चट्टान का चक्कर लगाकर आगे 100 गज तक सीधा आगे जाकर एक गहरे खड्डे में मिलता था, जो बाईं तरफ से पहुंचा था। उनके संगम पर एक छोटा सा कुंड था, और जब मैं उस पर पहुंचा तो मुझे जलाशय की अपनी और रक्त के कुछ धब्बे दिखाई दिए। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आगे की कहानी और एकदम लास्ट पार्ट करेंगे हम कल। एक कहानी, सिर्फ एक पार्ट बचा हुआ है। इसके बाद मैं जिम कॉर्बेट का वो हॉरिबल एक्सपीरियंस भी आपको बता दूंगा, जो उन्होंने उस फॉरेस्ट बंगलो में महसूस किया था। कह सकते हैं कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उनके साथ कुछ हुई थी, जो उन्होंने इस कहानी में तो नहीं बताया है, लेकिन ऐसा मानना है कि उनकी कहानियां हैं। इस तरह की एक कहानी उन्होंने कहीं बताया हुआ है, तो वो कहानी भी मैं आपको सुना दूंगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और हो सके तो अपनों के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कहानी अगले पार्ट में। थैंक यू।